बारे में एक क्वेश्चन है जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और बीजीटी इसे कहा जाता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नाम में ही कहा जाता है बायपोलर, यानी दो पोल्स रहने वाले हैं। दो पोल्स यानी कितने टर्मिनल्स है? 2 जंक्शंस आपके पास है और इसका हमारे पास टर्मिनल्स कितना है? 3 टर्मिनल्स है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर है, यानी पी के बीच में एन आएगा और एन के बीच में क्या टाइप आएगा? पी टाइप आ जाएगा। सो आपको कहने के लिए दो टाइप्स जो बन जाते हैं वो होते हैं एनपीएन, यानी क्या हो गया? बायपोलर स्ट्रक्चर हो गया, बायपोलर। और 3 टर्मिनल कौन कौन से बेटा? ये एन एक टर्मिनल बन गया, ये पी एक टर्मिनल बन गया, एक एन ये टर्मिनल बन गया। इसको लिखते समय ये एक एन टर्मिनल बन गया, ये पी एक टर्मिनल बन गया और ये एक एन टर्मिनल बन गया। यानी 2 पोल्स है इसके और 3 क्या है? टर्मिनल्स है। और ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर? इट इज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, सो इट इज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पीएनपी कहा जाता है या एनपीएन कहा जाता है। बट अगर हम पीएनपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप सबको पता है, तो पीएनपी इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन आ जाएगा? आपके पास होल्स आ जाएंगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अगर होल्स आ जाएंगे तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजोरिटीली यूज होता है। क्वेश्चंस में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में ही आप लिखिए, कोई टेंशन नहीं आता है। और सिंपलेस्ट ऑफ द टॉपिक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज एन has 2 types of or 2 junctions which are having the electrons p। और p की डायग्राम, p हम यहाँ पे एक ऐसी डायग्राम बनाएंगे कि एक जंक्शन इसका कैसा है? इमिटर है। एक जंक्शन कैसा है? इसका कलेक्टर है। और ये बीच में का जो सेक्शन होता है उसे कहा जाता है बेस। सो इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ये स्ट्रक्चर आपके पास बन गया, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इमिटर यानी कैसा? मैंने इसको वर्किंग में भी आपको बताने वाला हूं। तो इमिटर यानी है क्या? Emitter is a thick, heavily doped layer. It is a thick, heavily doped layer. It is which supplies majority current charges और majority carrier charges। ये आपके पास emitter आ गया। Collector क्या है? It is a thick and moderately doped layer which is more than in area than in emitter। और emitter से collector कैसा होगा? ज्यादा होगा। और बीच की एक थिन लाइन जो बनेगी, एक थिन स्ट्रक्चर जो बनेगा, इट इज लाइटली डोप्ड सेंटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज बेस। यानी क्या होगा बेटा? करंट आएगा, इमिटर से आएगा बेस पे और कलेक्टर पे क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। यानी ट्रांजिस्टर करता क्या है? समझ लीजिए आपके पास एक स्पीकर है, तो स्पीकर क्या करेगा? आपका इनपुट एम्पलीट्यूड क्या देगा? बढ़ा देगा ना। इनपुट एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। इनपुट एम्पलीट्यूड आया, थ्रू ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर गया, उधर क्या हो गया? एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गई। स्पीकर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर, कैसे मैं बताऊंगा ही। तो सबसे पहले ये 3 चीजें आपको डायग्रामेटिकली समझ लेनी है। वर्किंग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल इजीएस्ट ऑफ वर्किंग है। देखिए, ये इमिटर, बेस, कलेक्टर, इमिटर एन टाइप, पी टाइप, हमारा पास बेस है। अब ये इधर का जो जंक्शन बन गया ना, इस जंक्शन को कहा जाता है इमिटर बेस जंक्शन, दैट इज ईबी जंक्शन। क्यों ईबी जंक्शन कहा गया? इमिटर बेस जंक्शन। और इधर का जो जंक्शन बन गया दैट इज सीबी जंक्शन, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, अब इमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज कौन सा बायस्ड होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा कौन सा बायस्ड होगा? रिवर्स बायस्ड होगा। इसलिए ये जो वोल्टेज है, दिस इज योर वीईबी, दिस इज योर वीसीबी। ये आपके पास करंट कैसा ट्रेवल होने वाला है? यहां से ट्रेवल होते जाएगा और इधर से ट्रेवल होगा। दीज आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, दीज आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगा, करंट फ्लो होगा। कुछ अमाउंट ऑफ करंट, अ सर्टन अमाउंट ऑफ करंट क्या होने वाला है? नीचे जाने वाला है, यानी यहां से फ्लो हो जाएगा, कहां से? बेस तक जाएगा। सो इस करंट को हम क्या कहेंगे? आईबी कहेंगे। आईबी दैट इज बेस करंट। बट बेस करंट इतना निग्लिजिबल होता है दोस्तों कि इमिटर करंट अगर आपके पास है तो IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC अगर आप लिखेंगे तो बेस करंट इतना निग्लिजिबल है, तो हम सीधे सीधे यहां पे लिख सकते हैं इनपिन ट्रांजिस्टर में अप्रोक्सीमेशंस में दैट इमिटर करंट इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट। ये आपकी वर्किंग, एक भी इजीएस्ट वर्किंग आपको मैंने बता दी है। एग्जाम में आपको बस डायग्राम निकालनी है। एज ए एम्पलीफायर का भी एक स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा ताकि आपको इजीली इस चीजें समझ में आ जाए। चलिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, एक 2 मिनट में आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के बारे में बता देता हूं। आप कहेंगे कि सर ये डायग्राम तो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। वही डायग्राम मैंने सिंपलर स्ट्रक्चर में निकाली है। सेम डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको कंप्लीट मार्क्स देने वाली है। देखिए क्या किया है। वो डायग्राम आपको सिर्फ ऐसे दी है, मैंने उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया। ये आपका हो गया इमिटर जंक्शन, ये आपका हो गया कलेक्टर जंक्शन। हाँ, ये आपका हो गया बेस। हमने किया क्या है?
इमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में लगा दिया और फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, ये आ गया NPN। इमिटर बेस जंक्शन कैसा आ गया, फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा आ गया आपके पास, रिवर्स बायस। अब होना क्या है, यहां से इनपुट जाएगा एज अ लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस योर आउटपुट also increases, है ना, because what is V is equals to IR, because as R will increase so output will also increase ना। so यहां से अगर इनपुट आपका ऐसा एक वेव चली गई तो यहां से आउटपुट आपको ऐसी वेव मिलनी है, क्योंकि इनपुट आपका क्या हो गया था, कम था, लेकिन आपने आउटपुट पे क्या लगा दिया था, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस इंक्रीज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू भी कैसे आ जाएगी, रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। ज्यादा लिखना नहीं है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में इसको रेफरेंस करते हुए बहुत सारे इक्वेशंस लिखे हैं। बेटा बेसिक थ्योरी आपको समझनी है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है, सो इनपुट को एम्पलीफाई करना ही इसका काम है। क्या काम है, इनपुट को क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। सो इट इज गेटिंग एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ लोड रेजिस्टेंस, अदरवाइज इट इज नथिंग मोर देन दैट। ये डायग्राम आपकी कंफर्म डायग्राम है, ये डायग्राम आप एग्जाम में निकाल सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्जाम को अच्छे से बोर्ड दीजिए। बाकी मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। टेलीग्राम की एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिनको चाहिए वो उसे ज्वाइन कर लीजिए बेटा। थैंक यू।